एपिसोड की शुरुआत में जिल अपने मन में कहती है, मैंने सिचुएशन को सुधारने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैंने अपनी सबसे खतरनाक दुश्मन को ही आमंत्रित कर लिया। मुझे पहले ही पता है कि इसका अंत कैसे एक ट्रेजेडी में बदल जाएगा, इसलिए मैं इसे रोकने के लिए जो कर सकती हूँ वो करूंगी। जिस समय पर जॉर्ज कह रहा था कि हार्ड डिस्क का जन्म ही एक मिस्टेक है, उस समय पर जिल अपने मन में सोच रही थी कि सिचुएशन बहुत ज्यादा डेस्परेट है, लेकिन मैं गॉड ऑफ वार की बेटी होने के नाते दुश्मनों को अपनी ताकत से ही खत्म कर दूंगी। दुश्मन मेरे फियांसे के पास जा रहे थे, मैं उन्हें उनके ही गेम में हराना चाहती थी। मुझे ड्रैगन कंसोर्ट को ड्रैगन्स के द्वारा हिट किया गया और मैं एक रास्ता ढूंढना चाहती हूँ जिससे मैं उनकी दोस्त बन सकूँ। जिस समय हार्डस उनके पास आ रहा था, जिल अपने मन में सोच रही थी, पिछली बार मैं और मेरे फियांसे ने एक दूसरे को लगभग मार ही दिया था और इस बार भी यही सेम सिचुएशन होने वाली है। बार बार लाइफ को दोहराने की वजह से मेरे पास फिर से वही सिचुएशन आ गई है जब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। हार्डस कहता है, ये कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यहाँ तक कि राव भी इस अनएक्सपेक्टेड सच को जानकर हैरान रह गया। अगर सच कहूँ तो मुझे इस स्टोरी के डिस्कशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंत में यहाँ पर जीने और मारने की पावर जिसके पास है वो बस मैं हूँ। मैंने एक सुखी परिवार का सपना देखा था, भले ही सब लोग मुझसे कहते थे कि मैं एक कर्स एम्परर हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि एक दिन हम एक दूसरे को जरूर समझ पाएंगे। एलेंजिया कुछ कहने की कोशिश करती है, तभी हार्डस कहता है, चुप रहो धोखेबाज, तुम सभी लोग बस फिल्दी धोखेबाज हो और कुछ नहीं। जॉर्ज कहता है, मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, और वो उस पर अटैक कर देता है। वो अटैक सीधा हार्डस को जाकर हिट हो जाता है, लेकिन हार्डस को उसके अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। जॉर्ज कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारा मैजिक तो सील हो गया था, तुम एक मॉन्स्टर हो। हार्डस कहता है, मॉन्स्टर? अगर मैं एक मॉन्स्टर हूँ तो तुम सब लोग क्या हो? तुम एम्परर के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हो मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए। तुम लोग मॉन्स्टर से भी बुरे हो, वो मैं नहीं हूँ जिसे एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, वो तुम सब लोग हो। वो सभी लोग हार्डस की पावर की वजह से दूर गिर जाते हैं। हार्डस एलेंजिया को बस मारने ही वाला होता है, तभी जिल उसके पास आकर उसे रोक लेती है। वो उससे कहती है, माई जस्टी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज मेरी तरफ देखिए। हार्डस कहता है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मैं ये चीज डिजर्व करता हूँ? इन लोगों ने कर्स का बहाना लगाकर सारी चीजों को मेरे ऊपर ब्लेम कर दिया। वो मैं नहीं हूँ, वो ये लोग हैं जिन्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मैं तुम सब लोगों को इस तरह तड़पा कर मारूंगा कि तुम अपने पैदा होने पर पछताओगे, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम लोगों ने मेरे साथ किया था। जिल अपने मन में कहती है, मैं क्या करूँ अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो? तभी उसे एक आइडिया आता है। वो उससे कहती है, माई जस्टी, मैं आपके साथ 10 बच्चे पैदा करूंगी। ये सुनकर हार्डस का मैजिक रुक जाता है। वो उससे कहता है, अभी तुमने क्या कहा? जिल कहती है, मैं आपके साथ 10 बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ, मेरे परिवार में भी बहुत सारे लोग हैं तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। मेरे 7 बहन भाई है और मेरी बड़ी बहन के ऑलरेडी 3 बच्चे हो चुके हैं, तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। प्रिंस रिस्टियार्ड हमारी एक लड़की से शादी कर सकता है और प्रिंसेस एलेंजिया हमारे एक लड़के से शादी कर सकती है। इस तरह हम एक परफेक्ट फैमिली बन जाएंगे। ये हम दोनों का एक हैप्पी फैमिली प्लान है, इसलिए प्लीज माई जस्टी हार मत मानिए। भले ही ये सच हो कि प्रिंस रिस्टियार्ड और प्रिंसेस एलेंजिया तुमसे ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे सिबलिंग्स है, वो तुम्हारी परवाह करते हैं। हम दोनों भी तो ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम भी फैमिली बन सकते हैं और मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगी। मैं अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटती। हार्डस कहता है, जिल तुम इनक्रेडिबल हो। तभी जॉर्ज अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, अगर तुम जन्म ही नहीं होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हार्डस कहता है, तुम एक धोखेबाज हो, तुमने मेरा टाइटल क्लेम करने की कोशिश की है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो तुम्हें एक रॉयल्टी की तरह एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ये एक अच्छी मौत है। जॉर्ज कहता है, चुप करो, वो तुम्हें जैसे मरना चाहिए, और वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हार्डस अपनी स्वॉर्ड से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। रस्टियार्ड सामने आकर कहता है, बस कीजिए अंकल, हार्डस हमें राव इंपियर फैमिली में अपनाने की कोशिश कर रहा है। जॉर्ज कहता है, रस्टियार्ड मेरे रास्ते से हट जाओ, ये हमें कभी भी धोखा दे सकता है, भला कौन इस पर बिलीव करेगा? एलेंजिया कहती है, मैं उस पर बिलीव करती हूँ। हमने अभी तक बस अपने जीवन के बारे में सोचा है, लेकिन हार्डस ने हमें उसके लिए भी माफ कर दिया है, ये चीज़ उसे एक ग्रेट एम्परर बनाती है। जॉर्ज कहता है, आखिर तुम सब लोगों ने उसमें क्या देख लिया? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो फ्यूचर में हमें धोखा नहीं देगा। एलेंजिया कहती है, अंकल हमें इस समय पर उस पर ट्रस्ट करना ही होगा। जॉर्ज कहता है, चुप करो, तुम सब लोग भला इतनी छोटी सोच के साथ एम्पायर को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तभी वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन के साथ और सभी लोग लौट आते हैं और वो जॉर्ज को घेर लेते हैं। इवनली स्वॉर्ड जॉर्ज पर ओवर कंट्रोल करने लगती है और वो एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। वो कहता है, मुझे अपने भाई और भतीजों को बचाना होगा, मुझे इनका बदला लेना ही होगा, और वो एक कंप्लीट मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो हार्डस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसी समय ब्लैक ड्रैगन भी उस पर अटैक कर देती है। उन दोनों ड्रैगन्स की वहाँ पर काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन जॉर्ज वहाँ से टाउन की ओर भाग जाता है। जिल उसका पीछा करने वाली होती है, लेकिन हार्डस उसे रोक लेता है। वो उससे कहता है, मैं वहाँ पर जाऊँगा, तुम्हारा मैजिक अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, तो वहाँ जाकर लड़ाई करना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है, और इसके अलावा एक ड्रैगन एम्परर होने के नाते मुझे इन चीज़ों का अंत करना है। दूसरे सीन में हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है, जो कि फेरिस के पास आ गया था। वो कहता है, ड्रैगन गॉड का डिसेंडेंट होने के नाते मुझे तुम्हारा अंत करना होगा। तभी वहाँ पर हार्डस आ जाता है। वो कहता है, अंकल अब बहुत हो चुका है। जॉर्ज उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हार्डस अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। जॉर्ज उस पर कई सारे और अटैक करता है, लेकिन हार्डस उनसे बच जाता है। वो उससे कहता है, अंकल आपने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रयास किया है वो एडमायरेबल है, लेकिन आपने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल गलत है। हार्डस अपनी हीवनली स्वॉर्ड को चार्ज अप करता है और उस पर एक अटैक कर देता है। जॉर्ज वहीं पर उसी अटैक के साथ खत्म हो जाता है। उसी समय पर जिल भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी। लड़ाई खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फाल्स ईवनली स्वॉर्ड अनडैमेज रह गई थी और कोई बंदा आकर उसे ले जाता है। इसके बाद हमें आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कामिला कहती है, जिल क्या तुम्हारा मैजिक अभी भी रिकवर नहीं हुआ है? जिल कहती है, शायद ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर मेरा मैजिक वापस नहीं लौटा है तो शायद एम्परर का मैजिक भी अभी भी रिकवर नहीं हुआ होगा। जेक कहता है, हम थोड़ा वेट और क्यों नहीं करते, इसे शायद आधा साल लग सकता है। कामिला कहती है, लेकिन क्या ये अजीब नहीं है, अगर फाल्स ईवनली स्वॉर्ड जॉर्ज के साथ डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो मैजिक सील भी अभी तक टूट जानी चाहिए थी। जेक कहता है, इसका क्या मतलब है? कामिला कहती है, इसी बात को तो लेकर हम कंफ्यूज है, आखिर तुम थोड़ा अपने दिमाग का यूज क्यों नहीं करते? दूसरी ओर हार्डस कह रहा होता है, रस्टियार्ड अगर तुम मेरे सिर को ऐसी दबाते रहोगे तो मैं और भी छोटा हो जाऊंगा। रस्टियार्ड कहता है, तुम्हें मुझे बड़े भाई कहकर बुलाना चाहिए। हार्डस कहता है, चल देखो ना रस्टियार्ड कितना मतलब ही बन रहा है। तभी वहाँ पर एलेंजिया आकर कहते हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम फोर्स कर सकते हो, इसके अलावा हम ऐसी कोई भी पोजीशन में नहीं है जो हार्डस से इस तरह बोल सकते हैं।
रस्टियार्ड हंसकर कहता है तुम्हें अपने आप को इतना पीछे नहीं रखना चाहिए। ब्लैक ड्रैगन और ड्रैगन गॉड ने हमें इंपीरियल फैमिली के रूप में अपना लिया है। इसके अलावा अगर वो हमारा छोटा भाई है तो हमें उसे ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे हम अपने और सिबलिंग्स को करते हैं। एलेंजिया कहती है लेकिन वो ड्रैगन एम्परर है। रस्टियार्ड कहता है तो उससे क्या हुआ, तुम्हें किस बात का डर है? हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं बल्कि और इससे डरे। ये सुनकर एलेंजिया भी शौक रह जाती है। राव हार्डस से कहता है ऐसा लगता है इस बार बहुत जिद्दी है। हार्डस कहता है लेकिन वो कितना अननोइंग और जिद्दी है। वो कहता है हमारे बीच में बस 2 महीने का फर्क है तो इतना बड़ा बनने की एक्टिंग मत करो बड़े भाई रस्टियार्ड। रस्टियार्ड ये सुनकर हंसने लगता है। वो कहता है तो फाइनली तुमने मुझे अपने बड़े भाई के रूप में एक्नॉलेज कर लिया, अब चलो दोबारा मुझे भैया कहो। हार्डस मना कर देता है। वो कहता है इतना शर्माने की कोई जरूरत नहीं है और फिर दोबारा हंसने लगता है। जिल कहती है ऐसा लगता है प्रिंस रस्टियार्ड भी माइजेस्टी की तरह एक नैगिंग पर्सन है। जिल एलेंजिया से कहती है प्रिंसेस एलेंजिया मेरे लिए हार्डस का परेड के दौरान ख्याल रखना। एलेंजिया कहती है कि तुम वहाँ पर नहीं रह पाओगे, ये कितना बुरा है। जिल कहती है नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपनी छोटी हाइट की वजह से माइजेस्टी की परेड को नहीं देख पाऊंगी, लेकिन मैं 11 साल की हो गई तो मुझे लगता है अब मेरी हाइट का बढ़ना शुरू हो जाना चाहिए था। हार्डस ये सुनकर कहता है जिल क्या इसका मतलब ये है कि तुम 10 साल की नहीं रही? जिल कहती है जिस समय आपको कैप्चर किया गया था उस समय मैं 11 साल की हो गई थी। हार्डस कहता है इसका मतलब हमने तुम्हारा पहला बर्थडे मिस कर दिया। परेड कैंसिल, आज की परेड कैंसिल, आज हम जिल का बर्थडे मनाएंगे। रस्टियार्ड कहता है क्या तुम पागल हो, हम ऐसा नहीं कर सकते। हार्डस कहता है फिर तो मुझे एम्परर नहीं बनना, एक ऐसा एम्परर बनने से क्या फायदा जो अपनी ब्राइड का बर्थडे भी नहीं मना सकता। जेक और कामिला उसे समझाते हैं हम जिल का बर्थडे बाद में भी बना सकते हैं। जिल उससे कहती है माइजेस्टी सब ठीक है, चलो परेड खत्म होने के बाद सब साथ में मिलकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। प्लीज मेरे लिए ढेर सारी स्ट्रॉबेरी वाला इतना बड़ा केक बनाइएगा। हार्डस कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा बर्थडे पूरे राव एम्पायर में एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाएगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एम्परर की पावर का कैसे यूज करते हैं। रस्टियार्ड कहता है ये मुझे एम्परर की पावर का यूज से ज्यादा मिसयूज लग रहा है। एलेंजिया कहती है कभी कभी थोड़े मजे करना भी ठीक होता है। कामिला कहती है चलो जिल के लिए थोड़े प्रेजेंट लेते हैं। जैक कहता है इससे याद आया आखिर वो बंदा कहाँ चला गया। एलेंजिया कहती है क्या तुम लॉरेंस की बात कर रहे हो? वो प्रिंसेस फेरिस का गार्ड था तो वो शायद उसी के साथ क्रेटोस चला गया होगा। ये सुनकर जिल कहती है माइजेस्टी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। इसके बाद राव जिल को बेलवर के नॉर्थन पोर्ट पर टेलीपोर्ट कर देता है। वो उससे कहता है अब तुम जाकर स्पेयर से मिल सकती हो। जिल कहती है वो एक झूठ था। ये सुनकर राव शॉक रह जाता है। जिल कहती है यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मुझे चेक करना है। इसके बाद जिल फेरिस के सामने होती है। फेरिस उससे कहती है अगर तुम लॉरेंस को देखने के लिए आई हो तो वो यहाँ पर नहीं है, वो मेरे भाई के साथ गया है। जिल कहती है मैं यहाँ पर लॉरेंस के लिए नहीं तुम्हारे लिए आई हूँ। फेरिस ये सुनकर कहती है फिर तो ये जानकर मुझे और भी खुशी हुई क्योंकि मैं उस समय प्रिंस जॉर्ज के लिए अपना शोक व्यक्त नहीं कर पाई थी। मैंने सुना था कि एक मॉन्स्टर ने कैपिटल पर अटैक कर दिया था और प्रिंस जॉर्ज और हार्डस दोनों ने मिलकर उस मॉन्स्टर को हराया था, लेकिन दुख की बात यह है कि बैटल के दौरान ही प्रिंस जॉर्ज वहां से मारे गए। जिल अपने मन में कहती है अच्छा तो क्रेटोस में उन्होंने ये स्टोरी सुनी है, ऐसा लगता है लॉरेंस ने इस बारे में कुछ ना कुछ किया होगा। जिल कहती है प्रिंस जॉर्ज को फालसी वाली स्वॉर्ड प्रिंस जेराल्ड ने दी थी ना, क्या गॉडेस ने उसे ऐसा बनाया या फिर वो तुम थी जिसने प्रिंस जॉर्ज को एक मॉन्स्टर में बदल दिया? फेरिस कहती है क्या तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस है? जिल कहती है मेरी मैजिक सील अभी भी टूटी नहीं है, इसका मतलब फालसी वाली स्वॉर्ड अभी भी है। तुमने इस पूरे इंसिडेंट को इस तरह दिखाया कि फालसी वाली स्वॉर्ड मॉन्स्टर के साथ ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फेरिस ये सुनकर कहती है ये कितना वंडरफुल है, तुम बिल्कुल सही हो। जिल कहती है आखिर तुम्हारी इतनी कॉम्प्लेक्स स्कीम करने के पीछे का क्या इरादा है? तुम यहाँ पर माइजेस्टी से शादी करने तो नहीं आई हो? फेरिस उससे कहती है तुमने खुद ही अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। फेरिस जो अभी तक व्हील चेयर से खड़ी नहीं हो सकती थी वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और उसके हाथ में गॉडेस का स्पीयर होता है। फेरिस उससे कहती है मैं यहाँ पर इस स्पीयर को देखने के लिए आई थी जिसे तोड़कर समुद्र में फेंक दिया गया और मुझे फालसी वाली स्वॉर्ड की भी जरूरत थी जो कि सेम मटेरियल से बनी हुई है, लेकिन जब मेरा भाई यहाँ पर आया था तो उसने उस स्वॉर्ड को प्रिंस जॉर्ज को पहले ही दे दिया था। जिल कहती है तो इसका मतलब तुम उसे वापस लेने के लिए यहाँ पर आई हो? फेरिस कहती है अगर मैं प्रिंस जॉर्ज से सिंपली इसे वापस मांगूंगी तो वो मुझे इसे कभी नहीं देने वाला। वो क्रेटोस से बहुत ज्यादा कॉशियस था। जब मैं कैपिटल में थी तो वो मुझे मारने के लिए वापस आया था, इसीलिए फालसी वाली स्वॉर्ड को वापस लेने का सबसे आसान तरीका उसे एक मॉन्स्टर में बदल देना था। क्या तुम इस संसार से सेटिस्फाई हो? जिल ही वाली स्वॉर्ड को समन कर लेती है। वो कहती है मैं समझ गई, तुम हमारी एक दुश्मन हो। फेरिस उससे कहती है अब तुम ड्रैगन कंसोर्ट बन गई हो, ध्यान रखना कहीं तुम्हें इस बार भी एग्जीक्यूट ना कर दिया जाए। ये सुनकर जिल उससे कहती है आखिर तुम्हें उस बारे में कैसे पता चला, तुम क्या चाहती हो? फेरिस कहती है मैं ड्रैगन एम्परर को अपना बनाना चाहती हूँ अपने भाई की खातिर। क्या तुम उसे अब बचा पाओगे? तुम पहले तो उसे नहीं बचा पाई थी, तुम ड्रैगन एम्परर की पाउंड से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। जिल कहती है मैं अपनी इच्छा से ड्रैगन कंसोर्ट बनी हूँ और माइजेस्टी को मेरी जरूरत है, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फेरिस कहती है यहाँ तक कि मेरे भाई को भी तुम्हारी जरूरत थी, उसने भी तुम्हें प्यार किया था, मैं श्योर हूँ तुम ड्रैगन एम्परर को अकेला छोड़ दोगी जैसा तुमने मेरे भाई को किया था, बस अपनी खुद की इच्छा से। हमें जिल की पिछली टाइमलाइन का वही वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें वो जेराल्ड से कहती है ये तुम नहीं हो जो मुझे अपने से अलग कर रहा है, ये मैं हूँ जो तुम्हें अपने से अलग कर रही हूँ। जिल कहती है मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा उसे खुश रखूंगी और मुझे उस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है जिसे मैंने पहले छोड़ दिया है। मैं तुम्हें आमने सामने फेस करूंगी, मैं तुम्हें माइजेस्टी को नहीं लेने दूंगी, मैं तुम्हारे प्यार और इस स्पीयर दोनों को दोबारा तोड़ दूंगी। फेरिस कहती है कितनी नीच लड़की है जो अभी भी प्यार के बारे में बातें कर रही है। वो उस पर अटैक कर देती है। जिल अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करती है। राव कहता है ये बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी है, जिल हमें यहाँ से निकलना होगा। जिल कहती है लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन राव उसे वहां से टेलीपोर्ट कर देता है। राव उससे कहता है आखिर तुमने इतनी रेकलेस चीज बिना कुछ सोचे कैसे शुरू कर दी? जिल कहती है वो तो ठीक है लेकिन आपने मुझे महल की चोटी पर टेलीपोर्ट कर दिया, अगर मैं यहाँ से गिरी तो वैसे भी मर जाऊंगी। राव कहता है थोड़ा सोचो, अगर कुछ हो जाता तो तुम मेरी वजह से वहां से निकल पाई हो। अब मुझे इतना तो पता चल रहा है कि भला क्यों तुम्हें पहले ही आने वाली चीजों के बारे में पता चल जाता है।
शायद तुम्हारा उस गॉडेस के साथ कोई अजीब ही नाता है। जिल कहती है शायद ऐसे ही लगता है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसे मैं हर किसी को नहीं बता सकती। राव कहता है मुझे पता है, वैसे भी मैं इसे किसी को नहीं बताने वाला। हार्डेस और मैं सीक्रेट रखने में अच्छे हैं। हार्डेस के शपथ ग्रहण करने के बाद राव एम्पायर के लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। राव कहता है तुम्हारी वजह से आज ये एम्पायर ऐसा है, तुम्हारा शुक्रिया हार्डेस को चुनने के लिए। मैं श्योर हूँ अगर तुम उसके आसपास रहोगी तो वो एक दिन जरूर एक ग्रेट एम्पायर बन जाएगा। हार्डेस कहता है ये तो बिल्कुल मेरे कैरेक्टर से बाहर है। वो एक लाउड स्पीकर लेकर कहता है मेरे पास तुम सब लोगों के लिए एक लास्ट अनाउंसमेंट है। हाल ही में मैंने 11 साल की लड़की से शादी की है और हमने 10 बच्चे पैदा करने का प्लान बनाया है। इसके बाद राव इंपीरियल फैमिली और भी बड़ी हो जाएगी, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। ये सुनकर जिल स्माइल कर रही होती है। जिल हार्डेस का नाम लेकर ऊपर से ही छलांग लगा देती है। वो अपने मन में कहती है मैं इस बंदे को दुनिया का हैप्पीएस्ट पर्सन बनाऊंगी। हार्डेस उसे कैच कर लेता है। जिल अपने मन में कहती है हो सकता है मुझे ऐसा फ्यूचर दोबारा कभी ना मिले, इसलिए मैं इसे खोना नहीं चाहती। जिल भी अनाउंस कर देती है कि मैं अपने पूरे जीवन इस आदमी को खुश रखूंगी, और इसी के साथ इस सीरीज का लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में।